नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। ये आपके फोर्थ पेपर की सेकेंड यूनिट का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अन्य परीक्षाओं में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मैंने आपको मेरे इंट्रो वीडियो में बात बताई थी कि अब हमारे इस पेपर का जो नाम हो गया है, वो हो गया है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, है ना। तो मैंने चर्चा करते हुए आपसे बातें की थी कि हमारी इन चारों यूनिट को अगर हम डिवाइड करें तो पहली यूनिट दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है, दूसरी और तीसरी यूनिट दूसरी यूनिट मनोविज्ञान से है और तीसरी और चौथी यूनिट लोक प्रशासन से संबंधित है। तो हम मनोविज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी दूसरी यूनिट है, जिसका टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता, उसको आज पढ़ने वाले हैं। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था वो 1823 में विसेल के द्वारा ये अध्ययन किया गया था, है ना? पर वैज्ञानिक रूप से अध्ययन नहीं था। ठीक है, विसेल के बाद भी कई विचारक रहे हैं, चाहे वो पियर्सन हो, कैटल हो, है ना, और टर्सेन हो, इन्होंने इसका अध्ययन किया है। लेकिन सबसे पहले इसका वैज्ञानिक अध्ययन 1869 में गॉल्टन के द्वारा किया गया। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे प्रथम बार वैज्ञानिक अध्ययन गॉल्टन के द्वारा किया गया और गॉल्टन ने अपने अध्ययन में बताया कि दो बच्चों में समानता नहीं हो सकती, मतलब किसी न किसी आधार पर तो कोई भिन्नता होगी ही। सामान्य शब्दों में अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमें क्या क्या किस रूप में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले भूमिका में व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप क्या है, ठीक है, इन पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र क्या हैं, हम क्षेत्रों पर भी चर्चा करने वाले हैं। और क्षेत्रों के बाद व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या हैं और व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियां क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम व्यक्तिगत विभिन्नता के सारे डायमेंशन को कवर करने वाले हैं, तो जो ना केवल आपके एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु जिस भी एग्जाम में व्यक्तिगत विभिन्नता एक टॉपिक के रूप में है, उस एग्जाम के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्रांसीसी गॉल्टन के द्वारा 1869 में व्यक्तिगत विभिन्नता का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता एक प्रमुख टॉपिक है और शिक्षा मनोविज्ञान में ये अपना एक अलग महत्व रखता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रशासन में इसका क्या महत्व है, इसे हम प्रशासनिक सिलेबस के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं। भाई, एमपीपीएससी जैसा एग्जाम जहां पर प्रशासक चयनित होने वाले हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, तो हम इसे प्रशासन में क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्रशासन में भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी होना अति आवश्यक। जब तक आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक एक सफल प्रशासक बनने की संभावनाएं कम रहेंगी, क्योंकि व्यवहार में देखा जाता है कि दो व्यक्तियों में समानता कम और असमानता अधिक पाई जाती है। और भारत जैसे देश में जहां हर 4 कोस में भाषा चेंज हो जाती है, हर 8 कोस में संस्कृति चेंज हो जाती है, रहन सहन के तरीका, सारी चीजें क्या है हमारे यहाँ अलग अलग है। विविधताओं वाला देश है हमारा भारत। तो भारत जैसे देश में एक प्रशासक से ये अपेक्षा की जाती है कि उसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी हो, ताकि वो जिन नीतियों को लागू कर रहा है उन्हें वह व्यवस्थित तरीके से लागू कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता से आशय क्या है। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता से आशय है कि किसी व्यक्ति का मापन किया जाने वाला जो भी उसकी विशेषताएं हैं, जिन भी विशेषताओं का हम मापन कर सकते हैं,
तो मापन की जाने वाली विशेषताओं के आधार पर जो विभेद किया जाता है, जो अंतर किया जाता है, उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी मनुष्य के ऐसे कार्य, व्यवहार, अभिरुचि आदि जिनका मापन करना संभव है मात्रात्मक आधार पर, जिन्हें मापा जा सकता है, उनके आधार पर जो विभेद किया जाता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या क्या है? तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे भाषा के आधार पर, भाई कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई उड़िया बोलता है ना, कोई बुंदेलखंडी बोलता है, अलग अलग बोलते हैं। तो भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, पहला तो ये प्रकार हो गया। दूसरा, बुद्धि के आधार पर, कोई मंद बुद्धि है, कोई चतुर बुद्धि है, कोई सामान्य बुद्धि है, इसके आधार पर भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता माप सकते हैं। तो दूसरा प्रकार है बुद्धि के आधार पर। तीसरा है संवेग के आधार। संवेग क्या होते हैं? व्यक्ति के मन में जो भाव और संवेग समय समय पर उत्पन्न होते हैं, सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष प्रेम, ये क्या है? संवेग। तो संवेगों के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। किसी व्यक्ति का संवेगात्मक नियंत्रण बहुत मजबूत होता है, कुछ व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बड़े कमजोर होते हैं, हर कार्य वो भावनाओं के आधार पर करते हैं। तो संवेगों के आधार पर भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता को देख सकते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक विकास के आधार पर। तो आप देखते हैं किसी का शारीरिक विकास बहुत अधिक होता है, बहुत अच्छा शारीरिक रूप से बिल्कुल मजबूत व्यक्ति होता है। कुछ लोगों का शारीरिक विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है ना। तो शारीरिक विकास के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। व्यक्तित्व के आधार पर, किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, किसी की सामान्य है, किसी की बड़ी कमजोर है ना। व्यक्तित्व के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता को देखा जा सकता है। तो ये कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। इन सबको हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। यहाँ मैं आपको एक मोटा मोटी फ्रेमिंग बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप। तो मुख्यतः व्यक्तिगत विभिन्नता के दो प्रमुख रूप हैं। कौन कौन से? इन्हें रूप कह लें या प्रकार भी कह सकते हैं, है ना। हमने इन्हें थोड़ा और अधिक स्पेसिफाई किया है और अधिक इसको हमने सूक्ष्मता के साथ समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के मुख्यतः दो रूप हैं। एक है अंतः व्यक्तिक विभिन्नता। अंतः व्यक्तिक विभिन्नता यानी जब एक ही व्यक्ति के अलग अलग आधारों पर, यानी एक व्यक्ति के संवेग के आधार पर, शैक्षणिक उपलब्धि के आधार पर, उसके व्यक्तित्व के आधार पर, जब हम एक ही व्यक्ति के मध्य विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए मैं हूं, तो मेरी शैक्षणिक उपलब्धि अलग है, मेरा संवेगात्मक रूप अलग है ना, मेरी शारीरिक बनावट अलग है, मेरी व्यक्तित्व मेरा अलग है। जब आप मेरे ही अंदर विभिन्न आधारों पर विभिन्नताओं को प्रदर्शित करते हैं तो इसे अंतः व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, ये पहला रूप है। दूसरे रूप की बात करें, अंतर व्यक्तिक विभिन्नता, यानी जब अलग अलग व्यक्तियों में, मुझ में और आप में, जब हम विभिन्न भेद बताते हैं, यानी विभिन्न आधारों पर, संवेगों के आधार पर, मेरा संवेगात्मक नियंत्रण का स्तर अलग है, आपका अलग है, आपकी शैक्षणिक उपलब्धि अलग है, मेरी अलग है, ठीक है, आपका व्यक्तित्व अलग है, मेरा अलग है। जब आप अलग अलग मनुष्यों में विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो उसे अंतर व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। ध्यान रखिए, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र, तो देखिए मुख्यतः तीन क्षेत्र है। संज्ञानात्मक, संज्ञान का क्या अर्थ होता है? संज्ञान अर्थात जानकारी, ठीक है। तो संज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तीन मुख्यतः क्षेत्र हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के। पहला लेते हैं हम संज्ञानात्मक। संज्ञान यानी जानकारी। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही सिंपल है, इनके कठिन शब्दों में हमको नहीं फंसना है ना। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है,
संज्ञानात्मक क्षेत्र अर्थात जानकारी वाला क्षेत्र। अब जानकारी वाला क्षेत्र है तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? बुद्धि, ठीक है। बुद्धि के आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। किसी का आईक्यू लेवल बड़ा स्ट्रांग है, किसी का मीडियम है, किसी का बड़ा लोअर है ना, किसी का आईक्यू बहुत अच्छा हो। तो एक हो गया बुद्धि। दूसरा शैक्षणिक उपलब्धि। आपकी शैक्षणिक उपलब्धि क्या है? कुछ किसी ने एमए किया है, किसी ने पीएचडी किया है, किसी ने नेट किया है, सबकी शैक्षणिक उपलब्धियां अलग अलग होती है। तीसरा सृजनात्मकता। तो कोई व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होता है, सृजनात्मक होता है, और ये भी कैसे कि जानकारी उसके जो संवेग होते हैं, संज्ञान जो होता है उसके आधार पर होता है। कई व्यक्ति आप देखें बड़े क्रिएटिव होते हैं, कुछ मध्यम क्रिएटिव होते हैं, किसी को बिल्कुल क्रिएटिविटी होती ही नहीं, है ना। दूसरा इसके क्षेत्र की बात करें, पहला था संज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक। भावनात्मक में क्या आ जाएगा? रुचि आ जाएगा, स्वभाव, संवेग, जीवन मूल्य, ठीक है। तो रुचियां, देखिए रुचियों के आधार पर भी आप व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी की रुचि पर्यटन के क्षेत्र में है, किसी की रुचि फिल्म देखना है, किसी की रुचि दोस्तों से बात करना है, किसी की रुचि डायरी लेखन। इसके आधार पर भी आप व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट भाव या संवेग, है ना, हमने जैसा बताया था किसी का भावनात्मक नियंत्रण बहुत अच्छा है, यानी उसकी सांवेगिक बुद्धि बड़ी स्ट्रांग है, वो अपने भाव और संवेगों का प्रयोग हमेशा सकारात्मक दिशा में करता है। वो ना केवल स्वयं के भाव और संवेगों को जानता है अपितु दूसरे व्यक्ति के भाव और संवेगों को जानता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खुद के ही भाव और संवेगों को नहीं जानते, दूसरों के भाव संवेगों को जानना तो बड़ी दूर की बात है ना। तो इस आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित की जाती है। तीसरा है जीवन मूल्य। तो प्रत्येक व्यक्ति की जीवन मूल्य अलग अलग। किसी का जीवन मूल्य सच्चाई, ईमानदारी, सदाचार, नैतिकता है। किसी का जीवन मूल्य व्यावहारिक है कि भैया यार व्यावहारिक हमें जीवन जीना है, ज्यादा हमें हाइपोथेसिस नहीं बनना है। तो जो व्यक्ति के जीवन मूल्य हैं, इनके आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित की जाती है। तीसरे क्षेत्र की बात करें तो क्रियात्मक, ठीक है। सबसे पहले संज्ञान या जानकारी आती है, फिर संज्ञान या जानकारी के आधार पर आपके मन में भाव या संवेग उत्पन्न, फिर आप क्रिया करते हैं, है ना। तो तीनों जुड़े हुए, ध्यान रखिएगा। तीसरा है क्रियात्मक। तो क्रियात्मक है शारीरिक क्रिया, ठीक है। शारीरिक क्रिया की अगर बात करें तो शारीरिक क्रिया के अंतर्गत किसी का शारीरिक जो शक्ति है वो बड़ी बड़ी मजबूत होती है। कोई शारीरिक कार्य नहीं कर पाता भाई, वो बौद्धिक कार्य कर सकता है, ठीक है। तो इसके आधार पर भी दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या, ठीक है। किन किन कारणों पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित कर सकते हैं, या ये मतलब है। तो देखिए सबसे पहला कारण है अनुवांशिकता। सामान्यतः ये देखा जाता है कि हमें अपने माता पिता से कुछ ना कुछ अनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं, है ना। जन्मजात गुण, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुवांशिक। तो कई बार अनुवांशिक कारणों से भी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित होती है। किसी व्यक्ति की लंबाई, किसी का अच्छा दिखना, किसी का कुछ बौद्धिक लेवल। तो माता पिता से कुछ अनुवांशिक गुण मिलते हैं जिसके कारण व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट वातावरण। यहाँ वातावरण का अर्थ है कि आपका पालन पोषण किन दशाओं में हुआ है। किसी व्यक्ति का पालन पोषण बड़ा ही नाजुक माहौल में हुआ है, उसे कभी कष्ट नहीं मिले हैं, हमेशा उसने सब चीजें अच्छी अच्छी दी, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो अपेक्षाकृत कमजोर होगा। यानी जीवन में जब भी परेशानी आएगी ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाए। वहीं किसी दूसरे व्यक्ति का जो पालन पोषण है बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ है, उसने बड़ी बड़ी समस्याओं को बचपन से ही फेस किया है, ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है दूसरे की अपेक्षा कठोर हो। तो जैसा हमारा पालन पोषण होता है, जैसी हमारी परवरिश होती है, वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारक है।
ठीक है। नेक्स्ट, आयु। ठीक है, तो आयु भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारक है। आप देखें, जिनकी आयु ज्यादा होती है उनका मैच्योरिटी लेवल बड़ा हाई होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होती है, उनके जीवन अनुभव चूंकि इतने होते हैं कि वो हर चीज को बड़ी ही गहराई से समझते हैं। वहीं जो युवा लोग होते हैं उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है, जमाने को बदल देने वाली होती है, यार हम पूरा दुनिया बदल देंगे, पूरा जमाना बदल देंगे। तो आयु भी व्यक्तिगत विभिन्नता दर्शाने का एक प्रमुख कारक है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बुद्धि। ठीक है, किसी की बुद्धि ज्यादा है, किसी की कम है, बौद्धिक आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता दर्शाई जाती है। ठीक, बुद्धि भी एक प्रमुख कारक है। लैंगिक, देखिए लैंगिक आधार पर जो विभेद होते हैं शारीरिक रूप से, वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाते हैं, है ना। लैंगिक आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता दर्शाते हैं। महिलाओं की संरचना अलग होती है, पुरुषों की संरचना अलग होती है। ये एक प्रमुख कारक हो गया। ठीक, आर्थिक स्थिति, ये भी एक कारक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। हर आर्थिक स्थिति यानी अलग अलग आर्थिक स्थिति वाले लोगों की आप मानसिक दशाएं, कार्य व्यवहार, है ना, देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग रहे। मिडिल क्लास का व्यक्ति कोई भी चीज बाजार से खरीदता है तो पहले उसकी सुरक्षा के बारे में सोचता है, यानी फ्रिज खरीदा है तो साथ में उसका कवर जरूर खरीदेगा, सोफा सेट घर आया है तो उसका कवर जरूर घर आएगा। उच्च वर्ग का व्यक्ति उन चीजों को उपभोग करना चाहता है, उसे उन सब चीजों से मतलब नहीं। निम्न वर्ग का व्यक्ति उन चीजों को पाने के लिए जीवन भर प्रयास करता है। तो आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियां क्या क्या हैं, किन विधियों के आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं जान सकते हैं, ऐसी कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, सबसे पहली बुद्धि परीक्षण। ठीक है, किसी का आईक्यू लेवल आप टेस्ट कर लीजिए। बुद्धि परीक्षण अलग अलग माध्यमों से हो सकता है। उदाहरण के लिए हम पढ़ा रहे हैं, हमने क्लास में टेस्ट रख दिया, ठीक है, तो उससे बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। टेस्ट के अंकों के आधार पर हम बता सकते हैं इसकी बुद्धि तीव्र है, इसकी कम है, इसकी और कम है ना, कि कौन हमारी बातों को कितना जल्दी कैच कर पा रहा है। तो पहली विधि क्या हो गई, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के आधार पर आप लोगों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जान सकते हैं। दूसरी, संवेग परीक्षण। ठीक है, संवेग परीक्षण कि भैया किस व्यक्ति का संवेगों पर नियंत्रण अधिक है, किसका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, या किसी का कुछ दशाओं में नियंत्रण। तो संवेग परीक्षण के आधार पर भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता को जान सकते हैं। तीसरा है उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण आप कैसे जानेंगे, तो उपलब्धि किसने अपने जीवन में क्या उपलब्धि अर्जित की, भैया इसे ये कॉलेज लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट है, इसने एमए में पूरे जिले लेवल पे टॉप किया है, यूनिवर्सिटी में टॉप किया है ना। तो उपलब्धि परीक्षण के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता को जाना जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता क्या होती है, ऐसी दक्षता या योग्यता जो आपको किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने में सहायक है, और अगर आप उस क्षेत्र विशेष में कार्य करेंगे तो अन्यों से बेहतर कार्य करेंगे, इसे अभिक्षमता कहा जाता है। तो अगर हम लोगों की अभिक्षमता का परीक्षण कर लें कि किसमें क्या अभिक्षमता है ना, जैसे स्कूल में क्लासरूम में आपने देखा, अगर बच्चों की अभिक्षमता परीक्षण कर लिया जाए और अच्छे से समझ लिया जाए कि किस बच्चे में क्या अभिक्षमता है, और अगर उस बच्चे को उसी क्षेत्र विशेष में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, उसी क्षेत्र विशेष में उचित दशाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो वो बच्चा अन्यों से बहुत बेहतर कार्य कर सकता है। एक मूवी आई थी तारे जमी पर, तारे जमी पर जो आमिर खान की मूवी थी, उसमें बच्चों के ऊपर आधारित थी। उसमें पूरा अभिक्षमता परीक्षण ही दिखाया गया है कि जो बच्चा है वो पढ़ लिख नहीं पाता, उसे शब्द नहीं समझ में आते, लेकिन वो पेंटिंग बड़ी प्यारी करता है।
यानी उसमें एक अभिक्षमता है पेंटर बनने की। तो आमिर खान उसकी इस अभिक्षमता को समझता है और उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित, ठीक है। तो अभिक्षमता परीक्षण से भी आप जान सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं। नेक्स्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। तो किसी का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? पर्सनालिटी टेस्ट, ये किससे होते हैं? साक्षात्कार के द्वारा होते हैं, प्रश्नावली भरवा कर होते हैं, है ना। इनके माध्यम से व्यक्तित्व परीक्षण होता है। आप देखें एमपीपीएससी में इंटरव्यू होता है, प्राइवेट जॉब आप लेने जा रहे हैं तो वहां पर भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मूल उद्देश्य ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना है। इसके आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभिरुचि परीक्षण। तो किसकी अभिरुचि क्या है, इसके आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जाना जा सकता है, उसका परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थी व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियां। ठीक, आगे बढ़े। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो चीजें हमने वहां समझी है उसी को हमको यहाँ पर देखना है। ठीक, देखिए, जब दो लोग विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। सामान्य शब्दों में व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक और मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न माना जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन मनोविज्ञान एवं समाज शास्त्र जैसे विषयों में किया जाता है। प्रशासन की नीतियों एवं निर्णयों को लागू करवाने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत जैसे राष्ट्र में जहां प्रचुर मात्रा में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ऐसे समाज में एक लोक सेवक को व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। आपको कोई नीति लागू करना है और जब तक आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नहीं समझेंगे तब तक आप बेहतर तरीके से नीति को लागू नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा सर्वप्रथम फ्रांसिस गॉल्टन के द्वारा 1869 में दी गई थी। हमने बताया था 1823 में विसेल ने भी इसका अध्ययन किया है, पियर्सन ने भी किया है, क्रेटल ने भी किया है, टर्सेन ने भी किया है, पर पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन फ्रांसिस गॉल्टन के द्वारा 1869 में किया गया था। इसके संबंध में गॉल्टन ने कहा है कि मनुष्य के वे गुण जिन्हें मात्रात्मक आधार पर व्यक्त किया जा सकता है, मतलब मापा जा सकता है, ज्यादा, कम, बहुत कम, कहता है मात्रात्मक आधार, ठीक है। मात्रात्मक आधार पर व्यक्त किया जा सकता है, उन गुणों के आधार पर व्यक्तियों में किया जाने वाला विभेद ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार पीछे हम समझ चुके हैं, यहां भी शॉर्ट में समझते जाते हैं। बुद्धि के आधार पर तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है जो उसके आनुवांशिक और सामाजिक कारणों से निर्मित होता है, तो इसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता दिखलाई जाती है। दूसरा, संवेग के आधार पर, तो कुछ व्यक्तियों का संवेगात्मक नियंत्रण बहुत अच्छा होता है, कुछ का कमजोर होता है, कुछ का बहुत कमजोर होता है, तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करता है, ठीक। शारीरिक विकास के आधार पर, तो प्रत्येक आयु वर्ग और लैंगिक आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का जो शारीरिक विकास है वो अलग अलग होता है, इसके आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के आधार पर, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके सामाजिक और जैविक कारणों पर आधारित होता है, ठीक है। और प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। सामान्य शब्दों में बात की जाए तो दो व्यक्तियों के मध्य पूर्णतः समानता नहीं हो सकती है, इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं, ठीक।
अब हम इसके रूप देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप। तो हमने बताया था मुख्यतः मोटा मोटी दो रूप है, अंतः व्यक्तित्व विभिन्नता और दूसरा अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता। ठीक, जब एक ही व्यक्ति के अलग अलग गुणों के आधार पर, एक ही व्यक्ति के अलग अलग गुणों के आधार पर अंतर किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के रंग रूप, शारीरिक गुण, उसकी शैक्षणिक उपलब्धि आदि के आधार पर जब एक ही व्यक्ति में विभिन्नता प्रदर्शित की जाती है तो उसे अंतः व्यक्तित्व विभिन्नता कहा जाता है। वहीं दूसरा है अंतर व्यक्तिक विभिन्नता, जब दो अलग अलग व्यक्तियों के मध्य किसी भी आधार पर, जैसे शैक्षणिक उपलब्धि, संवेगात्मक अंतर, व्यक्तित्व के आधार पर जब हम विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो उसे अंतर व्यक्तित्व विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र क्या क्या है? तो देखिए साहब, इन्हें तीन क्षेत्रों में बांटकर देखा जाता है, जैसा मैंने बताया था। संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता, भावनात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता और क्रियात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता को देख लेते हैं। संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत बुद्धि, शैक्षणिक उपलब्धि, सृजनात्मकता आदि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को सम्मिलित किया जाता है। वहीं भावनात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्ति की रुचि, उसके भाव, संवेग, उसके जीवन मूल्य आदि को व्यक्तिगत विभिन्नता में सम्मिलित किया जाता है। तीसरे की मैं बात करूं, क्रियात्मक व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक क्रियाएं, व्यक्ति की शारीरिक सहन शक्ति, इन सब के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए V.F. स्किनर एक बहुत अच्छी इसमें परिभाषा देते हैं। V.F. स्किनर है ना, इनकी परिभाषा है, मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। टाइलर इसके संबंध में एक परिभाषा देते हैं, शरीर के रूप, रंग, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि की विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता है। कभी अगर एग्जाम में कोई परिभाषा आ जाती है तो ये दो परिभाषाएं बड़ी सरल हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की, इन्हें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है ना, हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। अनुवांशिकता, ठीक है, अनुवांशिकता से आशय उन जन्मजात गुणों से होता है जो किसी बच्चे को उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन आधारों पर व्यक्तियों के मध्य विभिन्नता पाई जाती है, जैसे किसी का रूप, रंग, शरीर का आकार आदि। दूसरा है वातावरण या सामाजिकरण, तो किसी का पालन पोषण किन परिस्थितियों में हुआ है, उसे किस प्रकार के सामाजिक मूल्य सिखलाए गए हैं, इनका प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है और उसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आयु। तो आयु एक महत्वपूर्ण कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का, क्योंकि आयु के अनुसार व्यक्ति की रुचियां, कार्य व्यवहार, मनोवृत्तियां आदि होती है। तो देखिए, किसी व्यक्ति की आयु अगर अधिक है तो उसकी रुचि अलग प्रकार की, उसकी मनोवृत्ति अलग प्रकार की होगी। कोई युवा है तो युवा की रुचि अलग होगी, मनोवृत्ति अलग होगी, कार्य व्यवहार के तरीके अलग होंगे। तो आयु भी एक प्रमुख कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का। ठीक, नेक्स्ट बुद्धि। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण बुद्धि भी है। किसी व्यक्ति का मानसिक विकास अधिक होता है, किसी का कम होता है, किसी का होता ही नहीं। इस आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाया जाता है। ठीक, अगला कारण लैंगिक विभिन्नताएं, जैसे महिला एवं पुरुषों के मध्य विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं का जो हम कारण देखते हैं, महिलाओं में, पुरुषों में। जैसे महिलाओं की आवाज बड़ी सुरीली होती है, पुरुषों की आवाज थोड़ी भारी होती है। इसका मूल कारण क्या है? लैंगिक कारण है।
ठीक है। तो लैंगिक कारणों के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, आर्थिक स्थिति। तो प्रत्येक व्यक्ति की मनोवृत्ति पर, उसके व्यक्तित्व पर उसकी आर्थिक स्थिति का प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ता है। और जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति होगी उस प्रकार का उस व्यक्ति की मनोवृत्ति का निर्माण होगा, उस प्रकार के उसके कार्य व्यवहार होंगे। इनके आधार पर भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो एक कारण आर्थिक स्थिति भी है। ठीक है। अब देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियां क्या क्या है, किन किन विधियों के आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण बुद्धि परीक्षण। विभिन्न माध्यमों से किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण करके व्यक्तिगत विभिन्नता को जाना जा सकता है। जैसे हमने कहा, क्लास में टेस्ट लेकर, किसी व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछकर, है ना, एग्जाम में किसको कितने मार्क आए उसके आधार पर, है ना, कितने अंक किसने प्राप्त किए हैं, इसके आधार पर बुद्धि परीक्षण की जाता है। या फिर आईक्यू टेस्ट जो होता है, तो उससे भी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण, ठीक है, वो मुख्यतः बुद्धि परीक्षण के लिए ही होता है। नेक्स्ट, संवेग परीक्षण। तो किसी व्यक्ति के संवेग का स्तर क्या है, अर्थात वह भाव किस स्तर में प्रदर्शित करता है, इसका परीक्षण करके भी व्यक्तिगत विभिन्नता को जाना जा सकता है। किसी का भावनात्मक नियंत्रण बड़ा मजबूत होता है, किसी का कमजोर होता है, किसी का बहुत डल है। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में व्यक्ति की शैक्षणिक उपलब्धियां आती हैं। आपने आपके शैक्षणिक उसमें क्या किया है। कुछ लोग एमए होते हैं, कुछ डबल एमए होते हैं, कुछ केवल ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ 12वीं पास होते हैं। अलग अलग रूप से उपलब्धि परीक्षण करके भी व्यक्तिगत विभिन्नता को जाना जा सकता है। ये भी एक प्रमुख विधि है। नेक्स्ट, अभिक्षमता परीक्षण। तो हमने देखा अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग अभिक्षमताएं पाई जाती हैं। सचिन तेंदुलकर में अभिक्षमता थी क्रिकेट अच्छा खेलने की। अमिताभ बच्चन में अभिक्षमता है अभिनय की, है ना। किशोर कुमार में गायन की अभिक्षमता थी। तो अभिक्षमता भी एक प्रमुख विधि है व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की। ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण। तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। जैसे महात्मा गांधी का व्यक्तित्व अलग था, विंस्टन चर्चिल का अलग था, नेहरू जी का अलग था, अंबेडकर जी का अलग है ना। सबका जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग। व्यक्तित्व परीक्षण करके भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जाना जा सकता है। अर्थात जैसे गांधी जी का व्यक्तित्व है तो हम कह सकते हैं भैया ये अहिंसा के समर्थक है। कार्ल मार्क्स के व्यक्तित्व का परीक्षण करके हम कह सकते हैं हिंसा के समर्थक। ठीक है। नेक्स्ट, अभिरुचि परीक्षण। व्यक्ति की अभिरुचियों के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित किया जाता है। लोगों की अलग अलग अभिरुचि होती है, उसके आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है ना। जब आप साक्षात्कार देने जाते हैं तो आपसे आपकी अभिरुचि पूछी जाती है। उसका मूल उद्देश्य ये होता है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व क्या है। ठीक, बाकी सारी चीजें हमने देखी। सबसे प्रमुख बात यह हो जाती है व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व है क्या। चलिए इसको जानते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक है। किंतु वर्तमान समय में न केवल निजी सेवाओं में अपितु लोक सेवाओं में भी व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन का महत्व बढ़ता जा रहा है। अलग अलग पॉइंट से हम इसको समझते हैं। देखिए, पहला, लोक सेवक के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वह जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र के लोगों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जाने, अपने कार्यों को उनके हिसाब से करे, ताकि अपने शासन की नीतियों को लागू करते समय किसी प्रकार के विरोध का उसे सामना ना करना।
क्योंकि लोग अलग अलग होते हैं, लोगों में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सबको एक ही तरह से ट्रीट करना क्या सही रहेगा? नहीं। हर व्यक्ति को अगर उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को जानकर हैंडल किया जाएगा तो बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है, शासकीय नीतियों का निर्माण करते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में सकारात्मक नीतियों का निर्माण संभव नहीं होगा। 70 के दशक में भारत सरकार ने आदिवासियों के लिए मकान निर्माण की एक योजना बनाई और उन्होंने बढ़िया मकान बना के दिए, पर एक जो आदिवासी समुदाय था छत्तीसगढ़ का, वो उसमें निवास करने नहीं दिया। सरकार ने सोचा यार हमने इतने अच्छे मकान बना के दिए फिर भी ये झोपड़ी में रह रहे, उनमें निवास नहीं कर रहे, क्यों? जब वहां पर मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्री गए, उन्होंने अध्ययन किया तो ये पाया कि वहां के लोगों की ये मान्यता है कि जो खिड़की दरवाजे होते हैं उनसे भूतों का प्रवेश हो सकता है। तो इन्हें झरोकेदार मकान नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए जो चारों तरफ से पैक हो और एक बस दरवाजा हो जिसे ये अपने रात को सोते समय पूरी तरह बंद कर। तो सोचिए अगर उस समय व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करके नीति निर्माण किया गया होता तो वो नीति सफल होती। तो आज शासन के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने के बाद ही नीति निर्माण करे, तभी वो नीति सफल होगी। एक नीति, वही नीति जो बॉम्बे के लिए है, वही नीति छतरपुर टीकमगढ़ के लिए बनेगी तो वो बिल्कुल सफल नहीं हो पाएगी। भाई बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, इनका स्टेटस अलग, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, इनका स्टेटस अलग है। हमें नीतियां अलग अलग बनानी पड़े और ये कब बनाएंगे? जब वहां के लोगों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, लोक सेवकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानकर लोक सेवा के कार्यों का बंटवारा यदि किया जाएगा तो न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को फील्ड वर्क पसंद है, किसी व्यक्ति को ऑफिस वर्क पसंद है, और हमने बिना व्यक्तिगत विभिन्नता को जाने जिस व्यक्ति को फील्ड वर्क करना पसंद था उसे ऑफिस की फाइलें पकड़ा दी, और जिसे ऑफिस में बैठकर फाइल वर्क करना पसंद था उसे हमने फील्ड पे भेज दिया। अब क्या दोनों बेहतर कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक लोक सेवक को ये जानना बड़ा जरूरी है कि वो अपने सहकर्मियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जाने, उसके आधार पर वो कार्यों का बंटवारा करे, तब प्रशासन न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएगा। ठीक है। चलिए लास्ट है, न केवल व्यावहारिक जीवन में अपितु व्यक्तिगत जीवन में लोक सेवकों के द्वारा अंतः क्रिया करते समय, है ना, क्योंकि लोक सेवा की भी एक सामाजिक प्राणी है, उसे भी अन्य लोगों के साथ अंतः क्रिया करना पड़ती है। तो लोक सेवक को अंतः क्रिया करते समय यदि वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखेगा तो उसकी अंतः क्रिया अन्यों से बड़े बेहतर तरीके से होगी। अगर आपको पता है कि यार इस व्यक्ति को ये पसंद है, इस व्यक्ति को ये नापसंद है, और आप उसी के अकॉर्डिंग अंतः क्रिया करेंगे तो आप अन्यों से बेहतर और अच्छी अंतः क्रिया कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता, है ना। टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे बच्चे जिन्हें इस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है ये वीडियो उन तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद।